हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही। और आज हम 27 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से समझकर हम हमारी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। नेशन मोर्न्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। सो अनफॉर्चुनेटली एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी इज़ नो मोर, बट उनके लिए द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। पेज नंबर 13 पे एक पूरा पेज उनको डेडिकेट करा गया है। फ्रंट पेज पे भी एक पूरा एडिटोरियल है। सो द थिंग इज़ कि इस पूरे लाइक इन इस सारे कंटेंट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको मैंने कंपाइल करके यहाँ पे मेंशन करा है और उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को संभाला है। फॉर एग्जांपल, वो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या होता है? बेसिकली जो सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में इकोनॉमिक डिवीजन का हेड होता है, उसको या चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बोलते हो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको इन जनरल पता होती है। और क्या है, कभी कभी प्रीलिम्स में इसके चांस कम है, लेकिन कभी कभी प्रीलिम्स में रैंडमली वो इन पोजीशंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के बराबर होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, वो डेप्यूटी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन एक ऐसी बॉडी थी जिसको 1950 में बनाया गया था, और इसका एम ये था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको असिस्ट करेगी, उसको हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। देखो क्या होता है, हर साल 1 साल के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बजट तो लाती है, फाइनेंशियल बिल भी पास करती है। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, 5 ईयर प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। और ये 1950 में बनता है, और ये गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से बनता है। इसका मतलब जो प्लानिंग कमीशन था, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। ठीक है, ना ही वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी थी। मतलब उसका जो ओरिजिन है वो किसी लॉ से नहीं हुआ। तो मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, वो कोई लीगल बॉडी भी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। तो वो क्या है? वो बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। मतलब एग्जीक्यूटिव ने एक नोटिस निकाला कि आज से प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करती है, और प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करने लग गया। और उसी तरह से उसको ख़त्म भी कर दिया गया था 2014 में, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा गया नीति आयोग से। और नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है सिर्फ, वो कोई लीगल बॉडी, स्टिट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं स्टेटमेंट्स पे प्रीलिम्स हमें कंफ्यूज करके फंसाता है। देन इन्होंने इन्होंने आरबीआई के गवर्नर जैसे भी पोजीशन होल्ड करी थी। और आरबीआई के बारे में आपको पता ही है, ये 1934 के एक्ट से बना है। तो अब आप देख सकते हो ये किसी एक्ट से बना है, मतलब आप इसको स्टिट्यूटरी बॉडी बोल सकते हो, या फिर इसको लीगल बॉडी भी बोल सकते हो। लेकिन आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। फाइन। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई बना है, लेकिन आरबीआई खुद एक लॉ से आया है, ना कि उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वो जो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके भी वो फंडामेंटल सेक्रेटरी रहे हैं। मतलब वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर भी सेक्रेटरी थे, और पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी सेक्रेटरी उन्होंने सर्व करा है। तो देखो, जो उनकी ये पोजिशंस हैं, उनके उसको डिस्कस करते टाइम हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियली बहुत काम करा है। देन जियो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो अब इनको समझते हैं। तो पहले उनका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। एक्चुअली जितनी भी न्यूज़ है ना, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, तो मैंने यहाँ पे अलग से उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। तो फाइनेंशियली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या करा है? खैर, ये हमें पता है कि 1980s का ये जो पूरा डेकेड था, ये बहुत ज़्यादा टर्मोइल से भरा हुआ था। इस पूरे डेकेड में इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर्स का असैसिनेशन भी हो गया था। सो द थिंग इज़ कि इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही थी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि इंडिया के पास क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, मतलब उस टाइम तो 80 से 90% जो हम हमारा क्रूड ऑयल था, वो इम्पोर्ट ही करते थे। अभी भी वैसे इसी रेंज में हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्ट करने के हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो नहीं था। ठीक है, मतलब वो करेंसी नहीं थी जिसके जिसके एक्सचेंज में हम क्रूड ऑयल खरीद सके। तो ऐसी बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट की
बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमें प्रॉब्लम आई थी। बट उस टाइम क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव होते हैं, एंड तब डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक ही महीना हुआ था उनको, 1-2 महीने ही हुए थे बने हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो होते हैं जो कि फंडामेंटल फाउंडेशंस पूरी इकोनॉमी को बदल देते हैं। देखो, जब से इंडिया बना है, हम हमारी इकोनॉमी का थोड़ा सा सोशलिस्ट बेंट होता है। उसके बाद 1967 के बाद से क्या होता है कि इंडिया रशिया के, तब तो रशिया नहीं था, तब यूएसएसआर था, तो इंडिया रशिया या फिर यूएसएसआर के और ज़्यादा क्लोज हो जाता है, एंड उसके कारण इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी और ज़्यादा सोशलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे बैंक्स को क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है, मतलब बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है, तो बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो बढ़ जाता है। और वैसे गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाने का एम ये था कि जो प्राइवेट बैंक्स थे वो आम जनता को लोन नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ अपने फ्रेंड बिजनेसमैन को ही लोन दे रहे थे। कोई फार्मर लोन लेने गया है, कोई बहुत ही छोटा एमएसएमई, मतलब बहुत ही छोटे बिजनेस वाला पर्सन लोन लेने गया है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करी जा रही है, उनको लोन नहीं मिल रहा, और जो प्राइवेट बैंक्स है वो अपने फ्रेंड्स को ही लोन दे रहे हैं बस, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज करा। अब बैंक्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को, इंश्योरेंस को और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया, प्राइवेटाइजेशन से हटके नेशनलाइज कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो पूरी जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के हाथों आ गई, और गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स थे या फिर जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी या पूरा सिस्टम जिसको आप बोलते हो, वो इतना ज़्यादा स्लो था और नॉन इनोवेटिव था, जिसके कारण जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही एक तरह से आप मान सकते हो उसमें एक इनर्शिया था, और रेड टेपिज्म चालू हो चुका था। ठीक है, रेड टेपिज्म चालू हो चुका था, जिसको लाइसेंस राज भी बोला जाता है। दैट मीन्स अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है, तो आपको 10 ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे गवर्नमेंट के, तब जाके आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसके बाद हर महीने टैक्स अथॉरिटीज़ आपके दरवाजे पे नॉक करेगी और पूछेगी कि आपने टैक्स भरा है या नहीं। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, नॉर्मल एक इंडिविजुअल की लाइफ पे, वो बहुत ज़्यादा था। एंड जो भी इनोवेटिव चेंज होता था उसके उसको करने में बहुत टाइम लगता था। और ये, इवन दो ये एम नहीं था नेशनलाइजेशन का, बट ऐसा हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको लाइसेंस राज भी बोला जाता था। तो 1991 में जो बजट पेश करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को इंट्रोड्यूस करा जाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा ओपन इकोनॉमी बनाया, और बहुत सारे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट की कंपनीज, जो पहले प्राइवेट कंपनीज ही थी, उनको गवर्नमेंट कंपनीज में बदल दिया था। अब वापस उन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक वो गवर्नमेंट के हाथों में थी, और देखो गवर्नमेंट, अब इसमें ना डिफरेंट चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि जेन्युइनली नेशन के लिए काम करना चाहते हैं, बट कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी के लिए बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको अपना जो अल्टीमेट नेशन की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं भूलना चाहिए। बट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, एंड उसके कारण क्या होता है, अ, अब जॉब सिक्योरिटी तो है, ऊपर से मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है या जो ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस है, उसको रेट या ग्रेड अच्छे से नहीं करा जाता। मतलब कोई नेगेटिव काम कर रहा है, उसको पनिशमेंट बहुत कम मिलेगा, और जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको अलग से कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो कोई इंसान अच्छा काम करेगा क्यों? तो इसके कारण जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनीज थी, जो गवर्नमेंट की खुद की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, वो बहुत बुरी तरह परफॉर्म करती थी और बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग हो गई। एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की बसेस सर्विस हैं, ये सबका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सब लॉस में ही थी। और इसके बाद गवर्नमेंट ने खुद की बहुत सारी कंपनीज को प्राइवेटाइज करना चालू करा। ठीक है, और है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ मेरी अनुमति के बिना यहाँ पे कोई और कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो सपोज अगर आपको इंश्योरेंस की कोई कंपनी खोलनी है, या आप कोई फॉरेन बैंक वाले हो, आपको इंडिया में कोई ब्रांच खोलनी है और आप प्राइवेट बैंक वाले हो, तो ये आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे वो ऐसे कुछ सेक्टर्स थे जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल में थे, तो उनको लिबरलाइज कर दिया गया। अब हर कोई
उन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन तीनों के इंडिविजुअल मतलब आपको पता होने चाहिए कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम, और अब आपको रीज़न भी पता चल गया था ऐसा क्यों था। तो वो थोड़ा सा अब आपको क्या रिवाइज यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, और जब इस पोर्शन को अब आप स्टैटिक में कभी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग करी गई, जो मैंने आपको बताया, जो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था उसको कम करा गया। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करी, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट करा गया। बहुत सारे जो आज फॉरेन बैंक्स इंडिया में हैं और उनकी ब्रांचेज हैं, वो इसी के थ्रू, लिबरलाइजेशन के थ्रू ही यहाँ पे आई। ठीक है। एंड इसी कारण जो आज इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेटेड है, ये एक इसी का रिजल्ट है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट भी रिफॉर्म करा गया। एक्चुअली स्टॉक मार्केट के अंदर भी, स्टॉक मार्केट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको पैसे चाहिए, वो नॉर्मल लोगों से या बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसे डेफिनेटली लेती है। और अगर ये जो कंपनी है अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसका रिटर्न इन इन्वेस्टर्स को भी मिल जाता है। तो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकती है एक तरह से। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हो रहे थे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम था, इसलिए 1988 में सेबी बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन 1988 में जब इसको बनाया गया ना, तब ये एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी था। इसको भी एक रिजोल्यूशन से ही बनाया गया था। इस बजट में 1991 के ये अनाउंस करा गया कि सेबी के लिए एक लॉ लाया जाएगा, और लॉ आया भी। और 1992 में एक्ट सेबी एक्ट पास करा गया, जिसके बाद सेबी स्टैट्यूटरी या फिर लीगल बॉडी बन जाता है। वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं रहा। ठीक है। तो ये भी इस रिफॉर्म का पार्ट था। तो ये सारे इकोनॉमिक अचीवमेंट्स थे उनके, जो आपको ध्यान रखने हैं। अब समझते हैं कि क्या उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूट किया था। देखो, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब यूएस में जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बराक ओबामा भी तब प्रेसिडेंट थे। तो इस पूरे ट्रांजिशन में, और ये देखो देखो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, क्योंकि जॉर्ज बुश रिपब्लिक पार्टी से हैं, थोड़े ज़्यादा हार्ड राइट उनकी पार्टी है। बराक ओबामा डेमोक्रेट पार्टी से थे, एंड उनकी पार्टी थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग है। लेकिन इन दोनों रिजीम चेंजेस में भी इंडिया में एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे। तब इसमें इस टाइम क्या हुआ था कि इसी टाइम जो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने कोलैबोरेट करा था इंडिया के साथ, एंड इसी के टाइम क्वाड का फॉर्मेशन भी होता है। और इसका एक रीज़न भी था, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद, कि 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आती है, जिसके ऊपर कल मैंने एक पूरा सेक्शन में डिस्कस करा था आपसे। 26 जनवरी को इसको, सॉरी 26 दिसंबर को इसको 20 ईयर्स हो चुके थे। कल पूरा सेक्शन डिस्कस करा था हमने। बट द थिंग इज़ कि इस टाइम और इसके बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एंड इंडिया ने उस टाइम बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कंट्रीज़ हैं, मेनली इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड कुछ हद तक, इनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस भी हमने दी। तो यहाँ पे क्या होता है, इस असिस्टेंस देने के दौरान इंडिया ने जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, और इन चारों कंट्रीज़ ने मिलके क्या करा, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी चलाए। तो यहाँ से एक मूवमेंट चालू होता है। और इसी टाइम जो चाइना है उसकी ग्रोथ भी हो रही थी, और जो चाइना की बैड इंटेंशंस कि वो चाहती है कि इकोनॉमी खुद की ग्रो करना एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स, ये भी दिख रही थी। तो इसी के टाइम जो क्वाड का फॉर्मेशन है, वो एटलीस्ट कंसेप्चुअल स्टेज पे हो जाता है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो इंडिया ने क्या 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमने हमारा इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था। और ये न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को मैनेज कर पाएँ। और इस टेस्ट करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं रखती फिर, और वो एंगेजमेंट को कम कर देती है। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि किसी डेवलपिंग कंट्री के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ अच्छी बात नहीं है। जबकि ये बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक बात है कि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, और वो इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करा है, मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पर। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं करा। तो फिर ये जो टैबू है, ये जो डर है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब अच्छी बात नहीं है, ये तो एकदम उल्टा है। एनीवे, इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा रिड्यूस कर देती हैं। इनफैक्ट कनाडा और फ्रांस इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चला रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तब कैंसिल कर दिए थे।
बट ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। एनीवे क्या होता है कि इस दौरान जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, उस दौरान जब जापान भी बाय द वे चला गया था, बट इस दौरान जो इंडिया जापान रिलेशनशिप है वो वापस रिज्यूम होती है और इंडिया यूएस रिलेशनशिप भी रिज्यूम होती है। और देखो, इंडिया और यूएस इसी टाइम एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी साइन करते हैं, जो कि कितना बड़ा शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये न्यूक्लियर अग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इंडिया बहुत टाइम से एनएसजी का पार्ट बनना चाहता है। एनएसजी बेसिकली है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है क्योंकि ये एक ऐसी एलीट बॉडी है जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स, इनको एक्सचेंज करना, इस अगर आप ग्रुप के पार्ट हो तो उन चीज़ों को एक्सचेंज करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है, लेकिन चाइना हमेशा से इंडिया की मेंबरशिप को रोक रहा था। फाइन। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि इसका पार्ट बनने के लिए कंट्रीज को एनपीटी एक ट्रीटी थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको साइन करना था। मतलब जब आप इसको साइन करोगे तब जाके आप इसका पार्ट बनने के लिए एलिजिबल होगे। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है लेकिन चाइना हमें ब्लॉक कर रहा था। दूसरी चीज, हम इस ट्रीटी को चलाकर साइन नहीं करना चाहते थे। समझ रहे हो आप? मतलब हम इसका पार्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन चाइना हमें ब्लॉक कर रहा है। और दूसरी चीज, इस ट्रीटी के थ्रू हम बन सकते हैं लेकिन हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहते क्योंकि ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। इस ट्रीटी में लिखा है कि जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं उनको उनको आप प्रोलिफरेट नहीं करोगे। प्रोलिफरेट मतलब नया न्यूक्लियर प्रोडक्ट बनाना और न्यूक्लियर प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसको फैलाना पूरे वर्ल्ड में या डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। तो इस ट्रीटी के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन और यहाँ पे क्या लगे, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब ये चीज़ आप नहीं कर सकते। आप न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो वेपन ग्रेड के न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं उन पे आप काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ट्रीटी है ये उन कंट्रीज पे अलाउ नहीं, उन कंट्रीज पे अप्लाई ही नहीं होती जिनके पास स्टार्टिंग से न्यूक्लियर वेपन है। फॉर एग्जाम्पल यूएस को इसके अंडर कोई भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन फेस करनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाएगा तो हमें फेस करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? जबकि यूएस ने आज तक जापान पे बॉम्ब गिराया है, एटॉमिक बॉम्ब, और इंडिया ने नहीं गिराया है। तो फिर यूएस पे इतना ट्रस्ट क्यों है और इंडिया पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमने एनपीटी को साइन नहीं करा। बट प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि हमने एनपीटी को साइन नहीं करा तो हमें एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिली। इनफैक्ट आज तक नहीं मिली, और आज तक इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली कोशिश कर रहा है कि हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए। एनीवे, एनएसजी की मेंबरशिप नहीं होने के बाद भी यूएस और इंडिया ने क्या करा, सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी। और यहाँ पे बराक ओबामा थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये आप समझ सकते हो कि बिना एनएसजी का पार्ट हुए एक एनएसजी वाली कंट्री के साथ न्यूक्लियर डील साइन करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। और इसको 123 अग्रीमेंट भी नाम दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 123 अग्रीमेंट इसलिए नाम है क्योंकि यूएस के अंदर एक एक्ट है, उसका ये सेक्शन 123 है, जिसके अंदर बता रखा है कि यूएस दूसरी कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर डील कैसे करेगा। इसलिए इसको 123 अग्रीमेंट भी बोला गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। देन पाकिस्तान के साथ भी उस टाइम 2009 में शर्म इल शेख जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ था। ये एक्चुअली जगह का नाम है और इस जगह ही ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन हो गया था, इसलिए इसका नाम भी यही है। जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने अग्री करा कि टेररिज्म दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया के लिए तो है, वो तो हम सबको पता है। पाकिस्तान में भी कुछ रीजन है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध एक रीजन है जहाँ पे थोड़ी सी कुछ एक्सट्रीमिस्ट रिबेलियन फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। बट ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था ये पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट। सुनामी रिस्पॉन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने काम करा। उसके अलावा तब से आज तक इंडिया इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर है। किस चीज़ में? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में। और आप ये देखना, जब भी आप फ्यूचर में न्यूज़ पढ़ो तब आप ये सुनोगे कि अगर कोई भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है और अगर इंडिया का कोई ऑफिशियल उनसे मिला है तो ये HADR एक्सरसाइज, इसका ना मेंशन होगा ही पूरी न्यूज़ में कि HADR एक्सरसाइज दोनों ने करी, या इसको करने के लिए दोनों ने कुछ ट्रीटी साइन करी, ऐसा कुछ। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इंडियन ओशन के अंदर इंडिया इसका लीडर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये तभी से चीज़ें चलती आ रही है। तो ये पूरा सेक्शन था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। फॉर्चुनेटली इसको पढ़ते हुए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे लिए रिवाइज हो गए। इन सब पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने आपको बता दिया, जैसे सेबी की ओरिजिन, सेबी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका स्टेटस क्या है, तो इस पे अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है।
तो ये जितना भी पूरा सेक्शन था, इससे बहुत सारी चीज़ें वापस न्यूज़ में आती है और इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आज के लाइक आज से लेके अगले 1 डेढ़ साल तक जो भी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दोगे किसी भी स्टेट का या सेंटर का, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी मे हैव स्लोड डिमांड, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम करा है। देखो क्या है कि इंडिया के अंदर डिमांड का मतलब क्या है? जब लोगों के पास, आम जनता के पास ज़्यादा मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी होगी, तब यही लोग पैसा लेके मार्केट में चीज़ों को खरीदने जाएंगे। सिंपल, उसी को हम डिमांड बोलते हैं। अगर मनी सप्लाई कम है तो डिमांड कम होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। अब मनी सप्लाई भी मल्टीपल रूप से आती है। एक तो लोगों की जो इनकम है वो भी मनी सप्लाई प्रोवाइड करती है लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन भी लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जिसको कार लेनी है, तो वो बैंक के पास जाएगा कि मुझे कार लोन दे दो, लेकिन बैंक बोल रहा है कि मैं आपसे 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। तो ये पर्सन बोलेगा भाई कार तो मैं अगले जन्म में ले लूंगा, 20% इंटरेस्ट रेट कौन देगा? फाइन। लेकिन बैंक बोले कि मैं आपको सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट में कार लोन दे दूंगा, तो ये पर्सन आज ही कार खरीद लेगा। ठीक है, तो मतलब द थिंग इज कि जितना ईजी, जितना चीप लोन किसी इंसान को मिल जाए, उसके बेसिस पे भी डिफाइन होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कितनी होगी। अगर इस इंसान ने लोन ले लिया तो ये जाके फिर कार ले लेगा, तो क्या हो गया, इसने मनी लिया बैंक से और मनी इसने किसी को दे दिया, तो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना। तो जब उसने लोन लिया तो मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, सिंपल। और लोन अगर उसने नहीं लिया तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ती। और लोन, वो ये डिसीजन क्यों लेता लोन नहीं लेने का? अगर इसको जो लोन मिल रहा है वो चीप नहीं होता, वो एक्सपेंसिव लोन उसको मिल रहा होता, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होती, तब वो लोन नहीं लेता। तो अब इसमें आरबीआई कहाँ से आ गया बीच में? एक्चुअली जब बैंक्स किस परसेंटेज पे लोगों को लोन देंगे, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बैंक डिसाइड करते हैं कि किस परसेंटेज पे लोन देना है, लेकिन एक फैक्टर होता है कि बैंक को कभी कभी, ऐसे बहुत बार होता है कि बैंक्स के पास कभी कभी खुद के पास पैसे की कमी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक लोन देता किस पैसे से है? जो वो आप डिपॉजिट रखते हो ना बैंक के पास, उसी पैसे से वो दूसरे इंसान को लोन देता है। तो सपोज आज आप गए बैंक में अपने पैसे निकलवा लेने, और आज दूसरा इंसान आ गया लोन लेने, तो बैंक ने इसको आपका पैसा लोन दे दिया, और आप आज ही पहुंच गए कि मुझे बैंक कि मुझे ना पैसे निकलवाने। तो बैंक ने तो आपका पैसा इसको लोन दे दिया, और इस पर्सन ने तो लोन अभी चुकाया भी नहीं, तो बैंक आपको पैसा कैसे देगा? तो ऐसे बहुत ज़्यादा मिसमैच कभी कभी हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी नहीं, ये होता ही रहता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक इशू है। तो बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई के पास बोलते हैं कि भाई हमें ना शॉर्ट टर्म लोन दो। आरबीआई बोलता है ठीक है, हम आपको शॉर्ट टर्म लोन दे देंगे। तो उसके ऊपर आरबीआई कुछ परसेंटेज आरबीआई भी चार्ज करता है, जिसको आप रेपो रेट बोलते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आरबीआई बैंक से ज़्यादा परसेंटेज पे या ज़्यादा रेपो रेट पे वो आरबीआई बैंक की मदद करेगा, तो बैंक भी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देगा। अगर आरबीआई इस रेपो रेट को कम करता है, तो बैंक भी लोगों पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको कम कर देगा, सिंपल। तो मनी सप्लाई ग्राउंड पे कितनी है, वो फर्क पड़ता है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम करी है या बढ़ाई है। रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, और अभी मैं इसको ही डिस्कस करूंगा जो यहाँ पे लिखा भी है, कि वैसे तो हमें लग रहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसको लग रहा था कि पूरे इंडिया की 2024 से 2025 की जो ग्रोथ रेट है ना, वो 6.5% से 7% के बीच में रहेगी। लेकिन जो हमें अभी हमारे पास डेटा है अभी, वो ये है कि पिछले क्वार्टर का जो जीडीपी था वो 5.4% ही था। मतलब पिछले 3 महीने की जीडीपी सिर्फ 5.4% से ही ग्रो हुई, जबकि हमें क्या लग रहा था कि 6.5 से 7%। अभी तो खैर साल पूरा हुआ नहीं है, लेकिन 5.4% फिर भी बहुत ही छोटा नंबर है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो ग्रोथ रेट तो बहुत कम आई है, और उसका रीज़न है कि आरबीआई, अब देखो ग्रोथ रेट कम है तो क्या होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप चलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप चलेगी तो ग्रोथ रेट अपने आप आ जाएगी, सिंपल। लेकिन आरबीआई ने क्या करा, अभी जो उसकी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट थी या मीटिंग थी, उसमें आरबीआई ने रेपो रेट को कम नहीं करा। क्योंकि अगर देखो वो रेपो रेट कम करते तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाता, लोग आसानी से लोन लेते और उसको स्पेंड करते। लोग पैसा स्पेंड करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग पैसा अगर स्पेंड कर रहे हैं तो चलो और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं तो जीडीपी बढ़ जाती है, सिंपल।
लेकिन आरबीआई ने क्या करा, रेपो रेट को कम नहीं करा। तो इससे ये पूरी साइकिल नहीं हुई। इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो बोल रही है इसके कारण जो है वो डिमांड कम रही और इसलिए हमारी ग्रोथ रेट कम रही। लेकिन ये डेफिनेटली कंप्लीट आंसर नहीं है। ये तो एक ही चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करा जा रहा है। आरबीआई ने फिर रेपो रेट कम क्यों नहीं करी अगर उससे ग्रोथ बढ़ जाती तो? क्योंकि इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो प्राइसेस है ना मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली फूड इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, 9% से भी ऊपर है। तो द थिंग इज कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है और जैसे ही लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा पहुंच जाती है तो उससे ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में होती है और जब भी डिमांड बढ़ती है प्राइसेस भी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई ने वो चेंज नहीं करा। लेकिन आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने एक चीज़ करी कि जो बैंक्स का कैश रिजर्व रेशियो है उसको कम कर दिया। कैश रिजर्व रेशियो क्या आता है? ये बहुत ही सिंपल है। अगर बैंक के पास 100 रुपए है, ठीक है, तो इन 100 रुपए में से बैंक एक्चुअली कितना पैसा क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। तो आरबीआई ना उस पर कुछ लिमिट्स लगा देती है। आरबीआई बोलती है कि इसमें से आप 4.5 रुपए मेरे पास रख दो। मतलब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसका यही मतलब है कि आरबीआई के पास 100 में से 4.5 रुपए रहेंगे। तो बैंक के पास 100 रुपए तो बचे नहीं ना, अब कम हो गए बैंक के पास, तो सिर्फ उतना ही वो लोन ले सकता है। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या करा, 4.5 रुपए की जगह उन्होंने बोला चलो ठीक है आप मुझे बस 4 रुपए मेरे पास रख दो। तो ये 4.5 से 4 रख दिया। तो मतलब अगर बैंक के पास पहले 95.5 रुपीज़ बचे थे तो अब उनके पास 96 रुपीज़ है। 0.5 पैसे बढ़ गए जितना वो लोन दे सकती है एक्स्ट्रा। अब ये 0.5 पैसे नहीं होते, जितना टोटल कैपिटल है बैंक का वो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये नंबर बहुत बड़ा नंबर हो ही जाता है। ठीक है, तो एम यही है, बैंक के पास जितना पैसा रहेगा मनी सप्लाई उतनी बढ़ जाएगी, बैंक के पास जितना कम पैसा रहेगा मनी सप्लाई उतनी कम हो जाएगी। अगर आरबीआई ने सीआरआर को कम कर दिया है, मतलब बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास रहेगा वो अब 4.5% नहीं, सिर्फ 4% ही है। तो बैंक के पास उसका पैसा जो बचा रहेगा वो ज़्यादा रह जाता है। तो बैंक अब आसानी से लोन दे पाएगी जिससे मनी सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे ग्रोथ भी बढ़ सकती है। तो इस डिसीजन को आरबीआई के गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी करा है। तो बस यही एक स्टोरी है जितना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टैपिंग इनटू काजाख्स्तान्स रेयर अर्थ पोटेंशियल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल आज आया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपसे पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से क्रिटिकल मिनरल्स पे डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल्स आए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने उनको सुना भी होगा। तो यहाँ पे जो बात है वो रेयर अर्थ की बात हो रही है। एक्चुअली क्रिटिकल मिनरल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है। इस 30 में से 13 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि अलग हैं, प्लस 17 वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनको आप रेयर अर्थ भी बोलते हो। तो मतलब टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स है 17 और 17 प्लस और क्रिटिकल मिनरल्स, तो टोटल क्रिटिकल मिनरल्स हो जाते हैं 30। तो रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स की ही सब कैटेगरी है। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन इन क्रिटिकल मिनरल्स में से कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी जिनकी या तो अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है, या फिर मान लेते हैं अवेलेबिलिटी है लेकिन बहुत ही कुछ छोटी छोटी जगह है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के पास ये क्रिटिकल मिनरल्स थोड़े बहुत हैं, नहीं, बहुत ही मतलब पूरे वर्ल्ड में 6-7 कंट्रीज हैं जिनके पास ये सारे मिनरल्स हैं। तो इनको आप रेयर अर्थ मिनरल बोल देते हो। तो रेयर अर्थ मिनरल वो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिनकी या तो कमी है या फिर अगर कमी भी नहीं है तो वो पूरे वर्ल्ड में कुछ ही जोग्राफिकल लोकेशंस पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और ऑब्वियसली हमने देखा है पिछले बहुत सारे डिस्कशंस में कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है क्रिटिकल मिनरल्स का, और क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का भी। लेकिन अब इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अभी भले ही, लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ हम कोलैबोरेट करके हमारे क्रिटिकल मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स का जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करें, और काजाख्स्तान वहीं पे एंट्री करता है। ठीक है, और पूरा जो वर्ल्ड है वो क्लीनर एनर्जी में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है। फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, और ये जो न्यू एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। और ऑलरेडी इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे आती है तो पूरा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पे कार्बन एमिटर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा पे देखो तो हमारा ये जो नंबर है ना, ये रैंक बहुत नीचे है, तो जो कि अच्छी बात है।
कि पर कैपिटा बेसिस पे तो हम बहुत ही नीचे हैं कार्बन एमिटर में, बट अगर आप पूरा इंडिया को काउंट करो तो हम थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। हमारे ऊपर यूएस और चाइना आते हैं, ठीक है। और इसलिए भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। चाइना, अभी इंडिया जो है फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, कि इवन दो इंडिया के पास वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया के पास, पहली बात तो हम थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर हैं, हम वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी हैं, और हमारे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी कमी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारे पास जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इन रेयर अर्थ मिनरल्स को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने में और फिर उनको रिफाइन करने में, ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास या तो है नहीं, और है भी तो इतनी एक्सपेंसिव है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली दूसरी कंट्री ने, जैसे चाइना ने उसको ढूंढा, एक्सट्रैक्ट करा, रिफाइन करा, तो हम सीधे फाइनल प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास भी है, एक तो क्वांटिटी कम है, और क्वांटिटी जितनी है भी उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम इंडिया एग्जिस्ट करता है। और द प्रॉब्लम इज कि चलो चाइना से, मतलब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और चाइना को पता है कि हम उन पर डिपेंडेंट है, और रेयर अर्थ मिनरल फ्यूचर इकोनॉमी के लिए, डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल को चाइना ने बोला कि मैं आज से इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल नहीं दूंगा, तो हमारी तो लोकल इकोनॉमी में तो एक बहुत बड़ा झटका आ जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। काजाख्स्तान वहीं पे आता है, ठीक है। चाइना के पास वर्ल्ड का 1/3 ग्लोबल रिजर्व है। 1/3 मतलब 33%। और ये चाइना नंबर 1 पे आता है टोटल रिजर्व्स पे, रेयर अर्थ मिनरल्स के। 1/3 33% इज अ बिग नंबर, ठीक है। एंड 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मतलब चाइना के पास टेक्नोलॉजी और मनी दोनों है कि वो अपने रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन भी करता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग दोनों प्रोसेसेस होते हैं, और वो वर्ल्ड का 70%, ये जो टोटल प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल है चाइना का 70%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इस पे आई एम रिकमेंडिंग कि ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में बनेगा ही, ठीक है। और इंडिया जो है, जितना भी हम रेयर अर्थ मिनरल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% हम चाइना से ही कर रहे हैं। बीजिंग मतलब चाइना से ही कर रहे हैं, ठीक है। चाइना ने अभी क्या करा रिसेंटली, अभी देखो ये एक और एग्जांपल आ गया। हमें क्यों चाहिए डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि चाइना ने एंटी मनी का सप्लाई रोक दिया। ये बोला कि एंटी मनी जो है, नेशनल सिक्योरिटी, अगर हम एंटी मनी को बाहर प्रोवाइड करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी जो है चाइना की, वो उस पर खतरा आता है। अब ये तो बहाना है सिंपल, चाइना नहीं चाहता कि एंटी मनी बाकी कंट्रीज के पास पहुंचे, तो वो ऐसे ही बहाना देके धीरे धीरे फ्यूचर में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई वर्ल्ड के लिए रोक देगा, ठीक है। जो एंटी मनी है उसका यूज़ होता है फ्लेम रिटार्डेंट्स में, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कभी कभी एंटी मनी होता है। देन सॉरी, नॉट फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी मनी की कोटिंग लगाई जाती है जिससे जो फायर है वो कम लगती है। देन सोलर सेल में भी इसका यूज़ है, बैटरीज में, इवन मिलिट्री गियर में भी एंटी मनी का यूज़ होता है। उसके अलावा काजाख्स्तान जो है, उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वो एक वायबल ऑल्टरनेटिव यहाँ पे हो सकता है। देन जो अभी रिसेंटली क्या होता, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, ये पॉलिसी है जो कि इंडिया इस पे काम कर रहा है। और जो काजाख्स्तान है, अगर आप उसकी ज्योग्राफी देखोगे तो इस सेंट्रल एशिया रीजन में ही लाया करता है, ठीक है। तो रशिया जो है वो आधा यूरोप में है, और बाकी बचा हुआ उसका रीजन एशिया में आता है। तो एशिया में रशिया के नीचे ही काजाख्स्तान है, और काजाख्स्तान के अलावा जो काजाख्स्तान हो गया यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारी पांचों कंट्रीज मिलके सेंट्रल एशिया बन जाती है। अब क्योंकि काजाख्स्तान न्यूज़ में है तो उसके एक बार ज्योग्राफी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो काजाख्स्तान में यहाँ पे लेक बलकश, ये एक इंपॉर्टेंट लेक है, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है अरल सी, अरल सी पे प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आया था एक। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है सिर दरिया, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे नीचे है अमू दरिया, ठीक है। अमू दरिया और सिर दरिया, ये दोनों जो रिवर्स हैं ये अरल सी से कनेक्टेड हैं, और अरल सी का पिछले 20-30 साल में जो पानी है वो 90% तक कम हो गया है इस सी में, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखो काजाख्स्तान जो है वो कास्पियन सी के साथ एक बॉर्डर भी बनाता है। काजाख्स्तान के ऊपर रशिया है,
राइट साइड में चाइना के साथ एक लंबी बॉर्डर है, नीचे के साथ किर्गिस्तान है और उज़्बेकिस्तान के साथ ही बॉर्डर बनाता है, और एक बहुत ही छोटी सी बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान के साथ भी है। सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसकी ज्योग्राफी पे डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। वो लिटरली आपसे पूछ लेंगे कौन कौन सी कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज काजाख्स्तान के साथ बॉर्डर बनाती है, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये इसकी ज्योग्राफी है और यही सेंट्रल एशिया का रीजन है। तो इंडिया डेफिनेटली चाहेगा कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो, इसलिए हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको भी इंडिया स्पेयर हेड कर रहा है। अब ये क्या है, इसको भी मैप से देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये है कि यूजुअली अगर हमें रशिया तक पहुँचना है मुंबई से, तो हम कैसे जाते हैं, हम यहाँ से जाते हैं अरेबियन सी में, फिर उसके बाद अरेबियन सी के बाद हम गल्फ ऑफ एडन से होते हुए रेड सी में, देन सुएज कनाल को पास करके मेडिटेरेनियन सी से, फिर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, उसको क्रॉस करके बे ऑफ बिस्के, देन सेल्टिक सी, फिर यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, उसको क्रॉस करके नॉर्थ सी से होते हुए हम बाल्टिक सी में आ जाते हैं, और फिर यहाँ से हम रशिया तक पहुँचते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा होता है जिसमें टाइम लगता है और इतने सारे यहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं। सपोज यहाँ पे रोक दिया किसी कंट्री ने, तो हमारा ये पूरा रूट रुक जाएगा, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव है, यहाँ से जाएंगे हम और यहाँ से हम ईरान से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे ईरान पे इंडिया एक चाबहार पोर्ट बना रहा है और उससे कनेक्टेड है, पूरी ईरान से कंटिन्यू होगा। और ये क्या है पूरा, ये है कोकेसस माउंटेन, जहाँ पे अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया ऐसी कंट्रीज आती हैं। लेकिन ये जो पूरा रीजन है ना, ये देखो कास्पियन सी के साथ ही है, और कास्पियन सी के इधर ही क्या है, ये काजाख्स्तान। तो एक तरह से कास्पियन सी तक हम पहुंच रहे हैं ईरान के थ्रू, और कास्पियन सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, और ऑब्वियसली कजाख्स्तान से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फिर उससे ऊपर जाएगा और सीधा रशिया में एंटर कर जाएंगे हम। ठीक है, तो मतलब इस पूरे रूट में जितनी भी कंट्रीज हैं हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे कोकासस माउंटेन वाली आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया हो, चाहे वो कास्पियन सी के इस साइड सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान हो या काजाख्स्तान हो। ठीक है, और ऊपर रशिया में तो हम कनेक्ट कर ही रहे हैं। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसके थ्रू भी हम जो काजाख्स्तान के साथ ट्रेड रूट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमने अभी हमने देखा है कि 17 टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वर्ल्ड में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 17 को रिकॉग्नाइज करती है, उसमें से 15 काजाख्स्तान के अंदर है। तो ये चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे सोर्स है। जो काजाख्स्तान है उसने ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन अग्रीमेंट कर लिए हैं जापान और जर्मनी के साथ। ठीक है, मतलब काजाख्स्तान के अंदर क्या कर लिए जर्मनी और जापान, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि काजाख्स्तान के अंदर जो रिजर्व्स हैं, अब देखो काजाख्स्तान भी कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, तो काजाख्स्तान को भी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो खुद के रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, रिफाइन कर पाएँ। तो उसके साथ जापान और यूएस भी आ गए, जापान और जर्मनी भी आ गए। फिर यूएस, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ये भी रिसेंटली एक्सप्लोरेशन में भी काम कर रहे हैं। देखो मल्टीपल प्रोसेस हो गए। पहली बात तो हो गया एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में आप ढूंढ रहे हो कि पूरे काजाख्स्तान में कहाँ कहाँ ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट स्टेज आता है एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे आप उसको निकालोगे। लेकिन एक्सट्रैक्शन के बाद वो किसी काम का नहीं है जब तक आप उसको रिफाइन नहीं करोगे। ठीक है, फिर आता है रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर दोगे। तो ये प्रोसेस है। तो इंडिया कहीं भी आ सकता है। इंडिया एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है काजाख्स्तान के साथ, एक्सट्रैक्शन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिफाइनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फाइनली अगर हमें रिफाइनिंग भी नहीं करनी तो हम काजाख्स्तान से रिफाइंड हुआ मटेरियल ही डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कंट्री के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि रेयर अर्थ उनके लिए न्यू ऑयल है। ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, अगर रेयर अर्थ मिनरल पे मेंस में क्वेश्चन आता है तो ऐसे स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। जो कंट्री है काजाख्स्तान की, उसमें वर्ल्ड की 3 फुल साइकिल बेरिलियम एंड स्कैंडियम की फैक्ट्रीज है। फुल साइकिल मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस होता है रिफाइनिंग तक, वो पूरी फुल साइकिल की जो वर्ल्ड में इकलौती वर्ल्ड में तीन बेरिलियम और स्कैंडियम की फैक्ट्रीज हैं, जिसमें से एक काजाख्स्तान में भी है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये समझना आपको जरूरी है। ठीक है, और इन दोनों का जो यूज़ है वो टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा है। और 4 पूरे दुनिया में सिर्फ 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं टैंटलम और नायोबियम के, जिसमें से एक काजाख्स्तान में भी है। ठीक है, और ये दोनों जो पर्टिकुलर मिनरल्स हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल रिकमेंड कि आप इनकी ये नंबर मत ध्यान रखना कि टोटल वर्ल्ड में कितनी फैक्ट्रीज हैं इनकी, वो किसी काम का नहीं है आपके। लेकिन ये आप ध्यान रख सकते हो इनकी एप्लीकेशंस, क्योंकि प्रीलिम्स में ना ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो यू नेवर नो। और इस आर्टिकल में मतलब प्रीलिम्स ऐसे ही करता है, बहुत बार ऐसे कराया उन्होंने कि द हिंदू में जो आर्टिकल्स आते हैं ना, उसमें जो चीज़ मेंशन है उस पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
तो आई विल रिकमेंड कि आप बेरिलियम और स्कैंडियम टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ आते हैं, और जो टैंटलम और नेओबियम है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ आते हैं। ये आप बस ध्यान रख लेना अगर गलती से प्रीलिम्स पूछ ले तो। फिर इंडिया ने डेफिनेटली कॉप 29 में अपनी प्लेज को दोहराया है। एक्चुअली ये जो प्लेज है पुरानी है, बट कॉप 29 जो भी रिसेंटली हुआ था वहाँ पे हमने फिर से बोला था कि हम 2030 तक जो टोटल हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका टोटल जो प्रोडक्शन है हम 500 गीगावाट तक ले जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा एम था। तो इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा यूज़ आएगा, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल डिस्प्रोजियम का। उसके अलावा अब और क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखो, रिसेंटली जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने ये प्रपोज करा था कि क्यों ना हम इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम ही बना दें। इससे क्या होगा, क्योंकि सिर्फ काजाख्स्तान नहीं, ये और भी जो कंट्रीज है ना नीचे सेंट्रल एशिया की, इनके पास भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्योंकि तो ये बोला गया कि क्यों ना हम इसको बनाएं। अब ये बनी नहीं है, तो देखो अब ये आपको फायदा होता है कि मेंस में अगर आपसे सोल्यूशन मांगा जाए, सजेशन मांगा जाए, वे फॉरवर्ड आपको लिखना हो, तब आप बोलोगे कि इसको बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। शुड असिस्टेड डाइंग बी लीगलाइज्ड। तो अभी क्या हुआ है कि यूके के अंदर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके अंदर दो टाइप के एमपीज होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ज़्यादातर एमपीज वो होते हैं जो कि सिर्फ लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। कुछ एमपीज ऐसे होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो सारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। लेकिन वो आपको लोकसभा में भी दिखेंगे। तो मतलब ये लोग क्या हैं, लेजिस्लेटिव के भी मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं। ये हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कुछ ऐसे। लेकिन ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो होते हैं जो चाहे रूलिंग पार्टी के हो या ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई। इन सब को, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हो, चाहे वो गवर्नमेंट वाली पार्टी के मेंबर हो, उन सबको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। और जब यही लोग कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है, तो खैर ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, इंडिया में भी ये अप्लाई होता है। एनीवे, तो यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल यूके के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें ये बोला गया है कि असिस्टेड डाइंग को अलाउ किया जाए। अब असिस्टेड डाइंग क्या होती है? सपोज कोई एक इंसान है जो कि टर्मिनली इल है। ठीक है, कोई इंसान है जो कि टर्मिनली इल है और ये डॉक्टर बोल चुके हैं कि इस पर्सन का इसके बियॉन्ड ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ, देखो आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ एक इम्प्लिसिट राइट है, फंडामेंटल राइट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो इंसान है, इनकी जो कंडीशन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती है। इवन दो इनको हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, बट जो टर्मिनली इल होते हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो इस केस में वो चाहते हैं कि हमें आप हमारे टाइम से पहले ही अलाउ कर दो डेथ। ठीक है, दे वॉन्ट टू डाई, क्योंकि उनकी जो, जब वो हॉस्पिटल में है तब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब है कि डेथ ही वो प्रेफर करते हैं। और ये डेफिनेटली इस प्रोसेस को तभी अप्लाई किया जाएगा जब डॉक्टर भी बोल दें कि आप अगले 6 महीने या 1 साल में इतना ही टाइम आपके पास। तो ये जो इंसान है ये अपनी लाइफ तो जी नहीं पाएगा, प्लस वो जो 6 महीने निकालेगा वो बहुत ही बुरी कंडीशन में निकालेगा। तो इससे बेटर है कि आप अभी उसको एंड कर दो। तो यहीं पे ये प्रोसेस आया असिस्टेड डाइंग का, और इसमें यही बोला है कि 6 मंथ टू लिव, जब ये डॉक्टर ने बोल दिया है और वो जो पर्सन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब है, तब उसको असिस्टेड डाइंग दी जा सकती है। अभी करंटली क्या है यूके के अंदर कि यहाँ पे सुसाइड तो क्राइम नहीं है, बट उसको रोका जाता है। इंडिया में भी बाय द वे जो इंडियन पीनल कोड था उसमें सुसाइड क्राइम था। लेकिन जो नया अब BNS एक्ट आया ना, जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, उसके अंदर सुसाइड क्राइम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि जो सुसाइड को अटेम्प्ट करता है वो अगर किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोसीजर को उसको रोकने के लिए वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तब वो क्राइम है। लेकिन जो नॉर्मली अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो क्राइम नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट उसको रोकेगा नहीं, तो ऑब्वियसली रोकेगा, बट उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर वो इंसान बच जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये आर्टिकल में यही लिखा गया है कि इंडिया में क्या सिनेरियो है और क्या करना चाहिए। देखो, जो लोग इसके सपोर्ट में है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। ऊपर से इंडिया के अंदर भी 2018 में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्रीलिम्स और मेंस के लिए,
कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी फंडामेंटल राइट टू लाइफ का पार्ट है। ठीक है, डाई विद डिग्निटी का मतलब ये था कि जैसे कोई इंसान है जिसकी डेथ हो गई या जिसकी डेथ होने वाली है, तब जो उसके लास्ट के कुछ बचे हुए दिन हैं, तब भी उसके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वहीं से निकल के आता है ये कॉन्सेप्ट पैसिव यूथनेशिया का। अब देखो अब दो टाइप की असिस्टेड डाइंग होती है। एक होती है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, कोई इंसान है, उसको उसने बोला है कि प्लीज़ लेट मी डाई, क्योंकि डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि मेरे पास 6 महीने ही हैं और इन 6 महीने में मेरी कंडीशन इतनी बुरी है कि मैं 6 महीने भी नहीं जीना चाहता। तो अब क्योंकि 6 महीने ही है, तो जो सपोज यहाँ पे लीगली अलाउ भी कर दिया, मान लेते हैं, तो इस इंसान को इंजेक्शन दे दिया जाएगा और इंजेक्शन दे दिया जाएगा और इस इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव, मतलब आपने एक्टिवली कुछ ऐसा एक्ट करा है कि इस इंसान की डेथ हुई। पैसिव यूथनेशिया दूसरा, इसका रिवर्स होता है। पैसिव यूथनेशिया में कुछ दिया नहीं जाता, लेकिन जो दिया जा रहा है उसको हटा दिया जाता है। जैसे कोई इंसान वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर को ऑफ कर देंगे, सिंपल। यही होता है पैसिव यूथनेशिया। फाइन, इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया भी कैसे अलाउड है, जब लिविंग विल हो। अब लिविंग विल क्या होता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो इंसान है वो खुद बोल रहा है कि मुझे 6 महीने भी नहीं जीना। मान लेते हैं ये जो इंसान है ये इतनी बुरी कंडीशन में है कि ये बोल भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा, देख भी नहीं पा रहा, तो ये ऐसा डिसीजन कैसे लेगा, खुद नहीं ले सकता ना। तो मान लेते हैं ये जो इंसान है, इसको ऐसी बीमारी थी कि इसको लग रहा था कि अगले कुछ टाइम में मेरा ऐसा स्टेट आ जाएगा जब मैं कुछ भी बोल कर नहीं पाऊंगा। तो इसने क्या करा, एक विल लिख दी खुद की, एक विल लिख दी कि जब अगर मैं इस स्टेट में पहुंचूं तो मुझे ऐसे ट्रीट करा जाए, मेरा जो प्लग है वेंटिलेटर का उसको बंद कर देना या कुछ भी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को लिविंग विल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। कभी स्टैटिक में इसकी बात करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाई इज स्ट्रेंथनिंग फिशरीज एक्सटेंशन सर्विसेज क्रूशियल। देखो, एक्सटेंशन सर्विसेज स्पेशली एग्रीकल्चर में वो चीज़ होती है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो ना फील्ड पे सीखते हैं। ये आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो किसी फार्मिंग स्कूल में नहीं जाते, वो फील्ड में एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और ये डेफिनेटली अगर वो फील्ड पे सीखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी उनके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आज के टाइम पे जो डिमांड है और जिस टाइप से फिशरीज या फार्मिंग हो रही है वो बदल चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो फार्मर्स है उनको हाइब्रिड फिश बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। अब क्योंकि फिशरीज की बात कर रहा हूँ मैं, फार्मिंग में भी अप्लाई हो जाएगा एक्सटेंशन। क्या होता है, बहुत सारी जो फिशरीज है उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको फिश की साइज भी बढ़ानी है, फिश का नंबर भी बढ़ाना है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग हम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं कि फिशेस का शायद नंबर भी फ्यूचर में कम हो जाना चालू हो। तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि फार्मर्स को अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या फार्मर्स को या जो ये फिशरमैन है, आप उनको स्कूल में डालोगे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए? नहीं, हम एजुकेशन को उनके पास लेके जाएंगे। गवर्नमेंट उनके पास जाएगी और वहाँ पे कुछ कैंप्स लगाएगी और उनको मदद देगी, या कुछ सेंटर्स खोल देगी जहाँ पे फिशरमैन जाके क्या कर सकते हैं, थोड़ी और नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। इसी एजुकेशन को जो कि स्कूल के बाहर दी जाती है उसको ही एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं। फाइन, ये एडिटोरियल यही बोल रहा है कि फिशरीज में भी अब इस एक्सटेंशन सर्विस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे एक डेटा मेंशन है कि इंडिया में अराउंड 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि फिशरीज या फिर फिश सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो 83% इंक्रीज हुआ है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है बाय द वे। अगर फिशरीज का मेंस में क्वेश्चन आता है तब ये डेटा आपके लिए काम का रहेगा, प्रीलिम्स के लिए नहीं। लेकिन ये वाला जो डेटा है ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो हम फिशरीज कलेक्ट करते हैं वो इनलैंड फिशरीज है। इनलैंड फिशरीज मतलब ये 2 टाइप की फिशरीज होती हैं। सपोज कोई नदी है, तो नदी में फिशरीज या फिश को पकड़ना वो भी इनलैंड फिशरी का पार्ट है। या फिर इंडिया में क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना देते हैं और इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में फिश को उगाया जाता है, तो ये भी इनलैंड फिशरीज का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बची हुई जो 25% है
वो क्या है, ओशियन में जाके पकड़ते हैं, तो वो इनलैंड फिशरीज का पार्ट नहीं है। तो 75% जो हमारी फिशरीज है वो इनलैंड फिशरीज ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट फिश और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का। फिश प्रोडक्शन तो खैर हो गया, एक्वाकल्चर में श्रिम्प्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। श्रिम्प्स हो गया और बाकी जो सी फूड है वो भी एक्वाकल्चर में आ जाता है फिश के अलावा। उसके अलावा एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम का मेन एम ये था कि देखो जो फिश है ना वो कुछ टाइम तक ही चलती है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत जल्दी, मतलब वो पेरिशेबल है, वो बहुत जल्दी उसकी क्वालिटी खराब होने लग जाती है। तो इस पेरिशेबल प्रोडक्ट की क्या करें कि हम उसकी जो लाइफ है, थोड़ा सा उसका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा दे इस फूड का। उससे क्या है कि जो फिश फार्मर है अपना प्रोडक्ट कुछ दिन स्टोर करके भी रख सकता है। और वरना तो क्या करता है, सपोज कि कोई फिश फार्मर है, कोई फिशरमैन है, उसने फिश पकड़ी, अब मार्केट में वो फिश बेचने गया तो उसको बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं। अब फार्मर अगले दिन नहीं आएगा कि भाई मैं चलो आज तो रख लेता हूँ, अगले दिन बेच के देखता हूँ कि क्या पता ज़्यादा पैसे मिल जाए, क्योंकि अगले दिन वो वेट करेगा तो फिश की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसको तुरंत ही बेचना पड़ेगा कम दाम पे। लेकिन मत्स्य संपदा योजना में क्या होगा कि फिश की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग से क्या होगा कि अब प्रोसेस कर दिया आपने, सपोज फिश को एक कैन के अंदर डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, उससे फिश की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो फार्मर प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ काम करके फिश की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और उनको तुरंत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुछ टाइम वेट करके भी बेच सकते हैं जब उनको अच्छी प्राइस मिल जाए, ठीक है। तो ये योजना है। इसके अंदर एक और सेक्टर है जिसका नाम है मत्स्य सेवा केंद्र। अब इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है वन स्टॉप सोल्यूशन यहाँ पे जो एक्वाकल्चर में या जो फिशरमैन है वो दी जाती है यहाँ पर। उसके अलावा सागर मित्रास को भी अपॉइंट करा गया है डिफरेंट स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, जो कि कोस्टल एरियाज हैं, उनका भी सेम यही है। वो क्या करते हैं, जो पूरा मरीन कैच है, मतलब जितना भी मरीन एरियाज में फिशेस को पकड़ा गया है, जो प्राइसेस मिलते हैं फार्मर्स को, जो जिस टाइप से इन्फ्लेशन है डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का, इन सबको वो मैनेज करते हैं और इस डेटा को वो प्रोवाइड करते हैं फिशरमैन को भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस स्लाइड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। नेक्स्ट, आरबीआई फ्लैग्स लेंडर्स हाई एक्वेशन यूज ऑफ डार्क पैटर्न्स एंड टॉप लोन्स। तो यहाँ पे बेसिकली आरबीआई के कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उनका इंटरव्यू लिया गया था और उनसे बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए ये एक एडिटोरियल या ये एक आर्टिकल नहीं है, उन्होंने डिफरेंट आंसर्स दिए। जैसे उन्होंने बताया कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। एट्रिशन रेट क्या होता है, जब प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी कंपनी में लोग उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो कंपनी है उतनी जल्दी उन्हीं लोगों को नए अपॉइंटमेंट से रिप्लेस नहीं कर पा रही, तो ये प्रॉब्लम होती है और इसी को एट्रिशन बोलते हैं, जब लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं। तो हाई एम्प्लॉय एट्रिशन का रेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही तेज़ी से छोड़ के जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, ठीक है। और प्रॉब्लम ये क्यों है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन लोगों को वापस रिप्लेस नहीं कर पा रही नए एम्प्लॉयमेंट से। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनका जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो है और वो नॉर्मल जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया उनसे, डार्क पैटर्न पे। डार्क पैटर्न मैंने आपको शायद कल या परसों भी बताए थे। बेसिकली क्या होता है, ये ट्रिक करके डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स का जो यूज़र इंटरफेस होता है उस पर ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ट्रिक करके आपसे पैसे ले लिए जाते हैं या आपको इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप उस सर्विस से बाहर जाना चाहते हो तो वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको उसको करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। या फिर आपने कोई परचेज करा और या आपने कोई चीज़ आप परचेज करने गए और आपने उस पर सेलेक्ट कर दिया और जब आप फाइनली अपने कार्ट में उसको परचेज करना है तो वहाँ पे एक और चीज़ एडिशनली कोई रैंडम चीज़ उन्होंने डाली हुई होगी और अगर आपने इसको देखा नहीं और आपने पे कर दिया तो आप एक्स्ट्रा के लिए पे कर देते हो और ये आपने नहीं डाली, ऐप ने अपने आप डाल दी है, ठीक है, ताकि आप गलती से चला करके उसको खरीद लो। तो ये डार्क पैटर्न्स है जब कस्टमर्स को ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। आरबीआई ने बोला है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने पिछले साल ही डार्क पैटर्न के अगेंस्ट गाइडलाइंस दी है। मतलब डार्क पैटर्न को यूज़ करना इस अनएथिकल तो है ही, साथ में इलीगल भी है कुछ जगह। उसके अलावा आरबीआई ने ये बोला है कि जो बैंक्स की एसेट क्वालिटी है वो बढ़ गई। बैंक्स की एसेट क्वालिटी मतलब कि बैंक्स के पास कितने कितने सोर्सेज से पैसे हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है हम सब ने, वो भी बैंक के पास एक सोर्स है। लेकिन वो बैंक का आप
एसेट नहीं बोल सकते उसको एक तरह से, क्योंकि जो आपने पैसे बैंक को दिए हैं, बैंक एक तरह से आपने बैंक को उधार दिया है वो लोन, है ना? तो वो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन बैंक के खुद के एसेट्स क्या हो गए कि भाई बैंक में कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है? एक तो ये हो गया। मतलब किस टाइप का एसेट बैंक के पास पड़ा है। तो जितना अच्छा क्वालिटी का एसेट, उतना ज़्यादा सेफ बैंक रहता है। आरबीआई ने बोला कि धीरे-धीरे बैंक्स के जो एसेट्स हैं, वो इम्प्रूव करते गए हैं और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कि जो बैंक्स हैं, वो जब लोन देते हैं ना किसी को, तो वो बैंक का एसेट बन जाता है। क्योंकि आप खुद देखो, जब बैंक किसी को लोन दे रहा है ₹100, उसके बाद इंसान जब लोन चुकाता है, ब्याज या इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक के पास मान लेते हैं ₹109 आ गए। तो मतलब लोन देना बैंक के लिए एक पैसे कमाने का ज़रिया है, तो वो बैंक का एसेट है। तो वो अगर बैंक अच्छे लोगों मतलब उन लोगों को जो लोन चुका सकते हैं और उसने अच्छे से कैटेगराइज़ कर रखा है, डाइवर्सिफ़ाई कर रखा है, किनको-किनको बैंक ने लोन दिया है। तो क्या है, लोन जितना बैंक ने दिया है वो सेफ रहता है। सपोज़ कोई इंसान है जो कि लोन नहीं चुका पा रहा, तो उसका जो लोन बैंक ने दिया है ना, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। क्योंकि वो एक ऐसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि बैंक उससे पैसे कमा नहीं पा रहा। तो ये जो नंबर था, ये बहुत ज़्यादा था। ये 11% के भी ऊपर था आज से 8 साल पहले और आज वो 2.5% गिर चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आज का सेशन यही था। बहुत सारी रैंडम और डाइवर्स न्यूज़ थी और मैंने सबको सारे पॉइंट्स को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, क्योंकि थोड़ा-सा कंसेप्चुअल और फैक्चुअल भी था। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ऑन कॉम एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि लेक्चर में आपको और क्या-क्या चीज़ें चाहिए एंड कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू सेशन में। हैव अ गुड डे।